Okay, hello everyone. How are you? Good morning. Good morning. ठीक है. Okay, tell me अभी कुछ होमवर्क था क्या? कुछ होमवर्क था आप लोगों को? क्या था होमवर्क? Thermodynamics was completely discussed, I guess. Hmm. It has to be from yeah, chemical equilibrium. Exercise 1 to 20. ठीक है, बताइए कुछ डाउट है इसमें? Just a minute. Just a minute. Question number 17. 17 के पहले है किसी को कुछ? Okay. 12. 12 के पहले किसी का कुछ नहीं है ना? पक्का? ठीक है, 12 से स्टार्ट कर लेते हैं. Starting with 1 mole of O2 and 2 moles of SO2. जो तुम्हारे पास रिएक्शन है SO2 plus O2 for the formation of SO3. ठीक है. If V is the volume of vessel and 2x is the number of SO. अब देखो क्या है, यहाँ पे 1 मोल तुम्हारे पास O2 है इनिशियली और 2 मोल्स SO2 है, राइट? तो फॉर्मेशन ऑफ ठीक है. अब यहाँ पे लिखा क्या है, 2x मोल्स बन रहे हैं SO3 के, तो इसका एक मोल से इसका एक मोल रिएक्ट करेगा, 2x 2 minus 2x होगा. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो. इसका 2x मोल बन रहा है तो इसका 2x ही रिएक्ट किया होगा, राइट? अब इसका यदि 2x बन रहा है तो इसके कितने मोल्स रिएक्ट किए होंगे बताओ एवरीबॉडी? बताओ गाइस. x इज दैट क्लियर? अरे ये समझ में आया x कैसे लिखा हमने? अब कर लो डिवाइड v से, वॉल्यूम से. वॉल्यूम कंटेनर का v दे रखा है ना इन्होंने, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब लिख लीजिए. जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आएगा इस बार, विल बी 2x by v डिवाइडेड बाय 2x 2 minus 2x by v into 1 minus x v अंडर रूट. अगर यहाँ पर अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन है कहीं पे, यहाँ अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन कहीं नहीं है. So probably they are writing as per this reaction. ठीक है, probably they are writing as per this expression. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक v का टर्म आएगा. समझ में आ रहा है? इसमें तुम देखोगे अंडर रूट v का एक टर्म आएगा, और ये तुम ऑप्शंस में देखो तो एक जगह पे v का टर्म है. इसका मतलब दे आर राइटिंग एज पर विच इक्वेशन? बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है? गाइस अभी देखो, आई थिंक देखो अभी जो है ना, इस इक्वेशन के हिसाब से लिखा है. यहाँ पर रूट v का टर्म आएगा और यहाँ पे v का टर्म आएगा, और इसी ऑप्शन में ये चीज ए ऑप्शन में ही पॉसिबल है. तो तुम यदि ऐसे ही देखोगे तो तुम्हें पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. ये तुम समझ में आया? ए ऑप्शन में ही कैसे पॉसिबल है ये? गाइस इज दैट क्लियर? नहीं क्लियर है? अरे देखो, यदि तुम ए ऑप्शन के लिए लिखोगे, हाँ बता देता हूँ,
तो यहाँ पर देखो बाई वी स्क्वायर टर्म आएगा, यहाँ पे भी बाई वी स्क्वायर टर्म आएगा और यहाँ पे 1 बाई वी टर्म आएगा। तो वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? अरे जैसे इसके कुछ भी मोल्स हैं, इसके पकड़ लो ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट है, ठीक है? तो सी बाई वी स्क्वायर अपॉन ए बाई वी स्क्वायर इंटू बी बाई वी आएगा। तो यहां से देखो क्या आएगा तुम्हारा, सी स्क्वायर वी ए स्क्वायर बी। तो ऐसे ही पता चल रहा है तुम्हें, कुछ भी आ जाए यही पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली यही ऑप्शन पॉसिबल है। तो और इसलिए ये भी बोल सकता हूँ कि इस इक्वेशन के हिसाब से दिया इन्होंने। तो ये तो इजी है। खैर ये चीज ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होता है कि कई बार ना जैसे वर्ड्स में लिखा हुआ है तो इक्वेशन के लिए तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि एग्जाम में किस हिसाब से क्या कौन कौन से इक्वेशन के हिसाब से कैलकुलेट करने बोल रहा है। और ज्यादातर केसेस में 1/2 वाले टर्म्स नहीं ही यूज होते हैं, मतलब इस तरह के नंबर्स ही यूज करते हैं वो। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 14। ये 2x का नहीं समझा। 2x तो एग्जाम मतलब क्वेश्चन में दिया है ना सिद्धेश, तो आपको उसके हिसाब से लेना है। 13 में जैसे आपको ये दे रखा है SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, राइट? अब यहाँ पर आपके पास 1 मोल O2 है, 2 मोल्स SO2 है, so you can write it like 2x 1 minus x 2 minus 2x, right? तो अब ये क्वेश्चन में लिखा है ना कि 2 minus 2x अज्यूम कीजिए और इसको v से डिवाइड करके फिर निकालते जाइए। तो ऐसा सॉल्व कर लेना है। 2x by v का होल स्क्वायर 2 minus 2x by v का होल स्क्वायर 1 minus x by v। इज दैट क्लियर? तो अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो 4x स्क्वायर by v स्क्वायर 1 माइनस क्यों लिखा, क्योंकि x देखो यहाँ पर इसका 2x मोल बनेंगे तो इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा ना, इसका 2 मोल बनता है तो इसका 1 मोल रिएक्ट करता है। तो जब इसका 2x रिएक्ट करेगा तो इसका x बनेगा, राइट? सलोनी, इज दैट क्लियर? फाइन। तो अभी आगे बढ़ सकते हैं। 4 1 minus x square by v square into 1 minus x by v। x स्क्वायर v अपॉन 1 माइनस x का होल क्यूब। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। 14th किसी ने पूछा है, रुक जाओ। लेट अस टॉक अबाउट 14th फर्स्ट। फॉर अ रिएक्शन, तुम्हारे पास एक रिएक्शन है 2a गैस प्लस b गैस, इट गिव्स यू 3c गैस प्लस d गैस। ठीक है, 2a गैस प्लस b गैस गिव्स यू 3c गैस प्लस d गैस। अब 2 मोल्स ईच एंड ऑफ a एंड b, ए और b के 2 मोल्स ले लिए गए। Which of the following must be true when the system attains equilibrium? ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, 2 माइनस 2x 2 माइनस x 3x और ये x। अब पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम जब सेटअप होगा तो क्या हमेशा ट्रू होगा। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद इजीली बता सकते हो गाइस, x यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा क्या?
गाइस x ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो अपन खुद सोच सकते हैं कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो 2 माइनस 2x जो है वो तो ऑब्वियसली लेस देन 2x होगा ना, तो कॉन्सेंट्रेशन a का तो यार b से कम ही होगा, इतना तो कोई भी समझ सकता है। इज दैट क्लियर? इतना ही नहीं, और भी कंक्लूजन्स निकाल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन c का भी ज्यादा होगा d से, ये तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर ही सकते हैं, मतलब इन्होंने तो c और d के बारे में पूछा नहीं है खैर, बट आई कैन आल्सो, मतलब दिस इज वन कंपैरिजन यू कैन आल्सो मेक, राइट? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लिख लिया ये गाइस, रिटन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 17th, तो जाओ पहले 17 डिस्कस करेंगे। देखो तुम्हारे पास N2 है, H2 है, ठीक है, और ये NH3 बनाएगा, तो ऐसा लिख लेते हैं। अब 56 ग्राम N2 कितना मोल हुआ बताओ एवरीडी, 56 ग्राम M2 कितना मोल हुआ? 2 मोल हुआ, राइट? 6 ग्राम N2 3 मोल हुआ, राइट? ओके, अब इक्विलिब्रियम में NH3 कितना मोल है देख लेते हैं एवरीडी, इक्विलिब्रियम में कितना मोल है NH3 जरा निकालो। 27.54 अपॉन 17 कितना आ रहा है गाइस, कितना आ रहा है एक बार चेक करो ना। 1.62। तो अब देखो ये होगा क्या, ये 2 माइनस एक्स होगा, ये 3 माइनस 3x होगा, ठीक है ना, और ये 2x बनेगा। अब यहाँ पे आपको 2x जो है 1.62 दे रखा है, यानी x 0.81 है ना, तो अब कर सकते हो माइनस 0.81, 3 माइनस 3 इंटू 0.81, कोई दिक्कत है इसमें एवरीडी, इज दैट क्लियर? तो अब तो यार केस ही निकल ही जाएगा ना, बहुत मुश्किल थोड़ी है। आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट 18 ना, 18। 1 mole of SO3 was placed in a vessel of 1 liter capacity at a certain temperature when the following equilibrium was established. SO3 डिसोसिएट होकर के बनाएगा 2SO2 प्लस O2। अब 1 मोल जो है वो प्रेजेंट है at equilibrium 0.6 moles of SO2 were found, ठीक है, देखते हैं। तो we can write it like this, right? और equilibrium पे 0.6 moles SO2 के प्रेजेंट थे, तो 2x is 0.6, right or wrong? Already 2x is 0.6, right? अब तो सॉल्व हो ही जाएगा ना, 1 माइनस 2x निकल जाएगा, ये सब निकल जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लो। 1 लीटर वॉल्यूम दे रखा है, तो अब तो यही रहेगा ना, मोल्स बाय वॉल्यूम तो सेम ही आ जाएगा, तो 1 ही है, तो अब तो x पता ही, निकल ही जाएगा ना। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट 20। 1 मोल ऑफ A, जैसे तुम्हारे पास एक रिएक्शन है A प्लस 2B गिव्स C, 1 मोल है A का, 0.5 मोल है B का, it was enclosed in a 3 liter vessel and the following equilibrium was established under suitable conditions, ठीक है, तो ये होगा 1 माइनस एक्स और ये होगा 0.5 माइनस 2x,
एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं करता है 17 में। क्या कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं, मतलब कितना, मतलब जैसे क्या एग्जैक्ट आंसर, क्या तुम्हारा आंसर आ रहा है और एग्जैक्टली आंसर क्या दिया है, टेल मी हाउ मच इज दैट डिफरेंस। 9.3 आ रहा है और आंसर क्या दे रखा है, तो चलेगा ना यार उतना, ठीक है। अभी क्या है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, the following view was established under suitable conditions at equilibrium the amount of B found was found to be 0.3 moles, ठीक है, और ये अपन x लिख लेते हैं। तो अब देखो ये जो है ये 0.3 होगा, राइट। इज दैट क्लियर ऑलरेडी। तो x अपना 0.1 आ गया। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लो, आसान तो है, x पता चल गया तुम्हें। सो गाइस कैन वी कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाउ, आसान तो है, x पता चल गया, तो अब ये देख लो कितना है, ये 0.9 है, ठीक है, ये 0.3 है और ये 0.1 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आ ही जाएगा ना। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अच्छा, हमने ली चैटेलियर प्रिंसिपल लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, राइट। वी स्टार्ट विद ली चैटेलियर प्रिंसिपल। आई थिंक वी हैड डिस्कस्ड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। वो सबको समझ में आया था, कोई दिक्कत है उसमें। गाइस हमने स्टार्ट किया था ली चैटेलियर प्रिंसिपल, उसमें एक टॉपिक था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। अच्छा हाँ, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना बाकी था क्या, ठीक है ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने स्टार्ट नहीं किया था, ओके ठीक है, ओके। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है बेसिकली एडवांस में आएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेंस वगैरह के लिए, ठीक है। सो लेट अस सी दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एडवांस में, ठीक है। अच्छा देखो क्या है, एक रिएक्शन है ए रिवर्सिबल बी, ठीक है, एक रिएक्शन है ए रिवर्सिबल बी, ठीक है ना। एट टू टी इज इक्वल टू 0, इनिशियली हमारे पास ए है या कुछ भी नहीं है, टी इज इक्वल टू टी1 पे ये ए माइनस एक्स होगा और ये एक्स होगा, ठीक है। अब टी इज इक्वल टू टू टी इक्विलिब्रियम पे तुमने कहाँ पे मोल्स ऐड करोगे बताओ, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, कहाँ ऐड करते हैं बताओ, वेयर डू यू वांट मी टू ऐड, डिस्टर्ब करना होगा ना इक्विलिब्रियम, तो कहीं तो मोल्स ऐड करने होंगे। प्रोडक्ट बोल रहे हैं ज्यादातर लोग, चलो ठीक है प्रोडक्ट में ऐड कर लेते हैं। तो हमने प्रोडक्ट में पी ऐड किया, तो ये पहला चेंज क्या हुआ, एवरीबॉडी फर्स्ट चेंज क्या हुआ, ये हो गया पी, और एक काउंटर चेंज आएगा, राइट। काउंटर चेंज क्या आएगा एवरीबॉडी, क्यू। तो अब अपन ये तो समझते हैं ना कि पी जो है वो क्यू से बड़ा होगा, इसकी बात हमने पिछले क्लास में कर रखी थी, राइट। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। डन एवरीवन।
ओके, तो अब जरा देखते हैं, सपोज लेट अस से दिस इज concentration plotted on y axis और इसको हम प्लॉट करते हैं टाइम के साथ। तो इनिशियली ये लेट्स से दिस इज concentration of A and let's say this is concentration of B, ठीक है, ये concentration B का है और ये है concentration A का। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रिया जो है पहली बार T1 जो है it is the time required for setting up equilibria for the first time। Is that clear? Guys, is that clear or not? ठीक है, अब हमने क्या किया है, अब जरा देखो हमने कहाँ पे प्रोडक्ट में डाले थे ना, बी में डाले थे मोल्स, ये तो दिख रहा होगा तुम्हें। हमें अचानक क्या किया, बी पे डाल दिया मोल्स, कितने डाल दिए, पी। तो अब ये वाला पॉइंट बताओ कंटिन्यूअस रहेगा या डिसकंटिन्यूअस रहेगा? एवरीडी एवरीडी कंटिन्यूअस रहेगा या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो अब इसके लिए क्या होगा, ये एडजस्ट करेगा इक्विलिब्रिया और ये नया है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नया होने के बाद जो इसने काउंटर चेंज किया, जो काउंटर चेंज प्रोड्यूस किया वो क्यू होगा, ठीक है, जो कि पी से छोटा होगा। इज दैट क्लियर? पी जो है ओवरऑल चेंज हुआ और क्यू जो है काउंटर चेंज है जो कि पी से छोटा होगा, राइट। और इसी तरह से इसका भी नया कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, तो दिस इज बी एंड दिस इज ए। और यहां से अपन बोल सकते हैं जब ये फिर से कांस्टेंट हो जाए तो ये हो जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ए का यू बी, ए का भी क्यू यूनिट्स ऊपर आएगा। हाँ, ए का भी क्यू यूनिट्स ही ऊपर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ए क्यू ऑब्वियसली हम लोग देखे हैं ना, देख लो रिएक्शन में, देख लो उसके हिसाब से आएगा। रिटर्न एवरीबॉडी, इसको ड्रॉ कर लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। तो अब देखो नए इक्विलिब्रिया पे पहले से ज्यादा मोल्स है ना, ये दिख रहा है तुम्हें, मोल्स ऐड करने पे रिएक्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है और निकालेंगे तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। समझ में आ रहा है? डन एवरीवन। टी के बाद डिसकंटिन्यूअस, अरे इस पॉइंट पे तुमने पी मोल्स ऐड किए हैं तो वो तुम ऐड सडनली ऐड करोगे ना, एक्सटर्नल पॉइंट सडनली ऐड करोगे। तो अभी बी का कॉन्सेंट्रेशन, बी में तुमने मोल्स ऐड कर दिए थे तो बी का तो एब्रप्टली ही बढ़ गया ना। उसके बाद जो उसने काउंटर चेंजेस किए और एडजस्टमेंट्स किए वो तो कंटिन्यूअस रहेंगे, वो तो कंटिन्यूअस ही है ना। हमने एक्चुअली बी में मोल्स ऐड किए हैं कुछ, लेट से पी मोल्स ऐड किए हैं, तो पी मोल्स ऐड करने के बाद जो ग्राफ बनेगा वो तो एग्जैक्टली डिसकंटिन्यूअस टाइप ही रहेगा। क्लियर है ऑलरेडी? ओके, आगे बढ़े।
अच्छा, इसका रेट टाइम ग्राफ बना सकते हैं क्या? इसका रेट टाइम ग्राफ बना सकते हैं जैसे पिछले केस में हमने किया था? तो ट्राई करोगे या मैं बताऊं? Would you like to try or should I help you? टी इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? तुम कुछ भी रेफरेंस ले सकते हो ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई भी रेफरेंस ले लो, उसमें क्या है? मैं करके दिखा देता हूँ, चलेगा? ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। देखो, हमें करना क्या है, रेट टाइम ग्राफ बनाना है। अब एक चीज ध्यान देना है, इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो, राइट? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इनिशियली डिक्रीज करेगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन फिर इंक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर? एवरीडी, इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करेगा और बैकवर्ड इंक्रीज करेगा। तो अब एक टाइम लगा जिसमें इक्विलिब्रिया सेटअप हो गया, लेट्स से वो टाइम t1 है। तो t1 क्या है? टाइम टेकन फॉर सेटिंग अप इक्विलिब्रिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इज दैट क्लियर? ओके, तो पहली बार अब देखो क्या हुआ, हमने बी के मोल्स ऐड किए थे, राइट? हमने बी के मोल्स ऐड किए थे, तो उस पॉइंट पे आरबी जो है वो x प्लस पी हो जाएगा, इंस्टेंटली बढ़ जाएगा किसी पॉइंट पे। तो आर बी जो है एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट की तरह ऊपर बढ़ जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? आर बी एब्रप्टली यहाँ पे डिसकंटिन्यूअसली बढ़ेगा क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि रेट प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, तो अब इसको ये क्या करेगा, री करने की कोशिश करेगा। तो जब रिएक्शन बढ़ता जाएगा तो अब ये नया आर बी डैश जो नया सेटअप होगा वो के बी इंटू एक्स प्लस पी माइनस क्यू आएगा, और आर एफ जो है वो के एफ इंटू ए माइनस एक्स प्लस क्यू आएगा। तो अब जो नया रेट है, अब जरा सोचो, तुमसे इस तरह के सवाल भी पूछ सकते हैं कि मोल्स ऐड करेंगे तो ओवरऑल रेट्स भी तो बढ़ जाएंगे। T2 क्या है? टाइम टेकन फॉर सेटिंग अप सेकेंड इक्विलिब्रियम। ये समझ में आ रहा है गाइस? नया इक्विलिब्रियम पे रेट्स पहले से ज्यादा हैं। इज दैट क्लियर? एक्स प्लस पी नहीं समझे? अरे भैया, अचानक इस पे ऐड किया था ना, इसी इंस्टेंट पे, उसी इंस्टेंट पे तुमने पी मोल्स ऐड कर दिए थे ना प्रोडक्ट में। गाइस, इज दैट क्लियर? तो जिस इंस्टेंट पे तुमने पी मोल्स ऐड किए थे उस इंस्टेंट पे रिएक्शन जो है उसका रेट बढ़ जाएगा ना। तो आरबी ही तो पी, देखो आरबी तो बी के कॉन्सेंट्रेशन पे क्या डिपेंड कर रहा है? आर एफ इज के एफ इंटू ए, आर बी इज के बी इंटू बी। तो अचानक से तुम बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो खिसकेगा ना आरबी ऊपर, आरबी बढ़ जाएगा ना। गाइस, अभी भी क्लियर नहीं है क्या? तो ऑब्वियसली उस इंस्टेंट पे तो ये डिसकंटिन्यूअस तरीके से बढ़ जाएगा ना। नहीं चमका है अभी भी गाइस? तो अभी क्या होगा, आरबी उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस तरीके से बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, अब रिएक्शन एडजस्ट हो रहा है जिसमें बी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो अब जिस पॉइंट पे आर एफ डैश और आरबी डैश वापिस बराबर हो जाएंगे, ये आरबी है, आर एफ है सॉरी, तो वो नया इक्विलिब्रियम होगा। आर एफ भी तो बढ़ रहा है, लेकिन आर एफ तो है धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि रिएक्शन शिफ्ट कर रही है, एडजस्ट कर रही है।
गाइस क्लियर है या डाउट है? RF नीचे क्यों? बिकॉज हमने इनिशियली B में मोल्स ऐड किया है और A की तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अरे A और B के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है रिएक्शन रेट्स, तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे चेंज हो रहे हैं उनके रेट्स। क्या गाइस ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या? अरे A का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का बढ़ेगा, B का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बैकवर्ड रिएक्शन का बढ़ेगा। गाइस दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो इनिशियली हमने B के मोल्स ऐड कर दिए थे, तो अब इनिशियली उस पॉइंट पे इंस्टेंटली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। अब रिएक्शन देखो गाइस हो क्या रहा है, रिएक्शन एडजस्टमेंट्स कर रहा है, राइट। तो अब चूंकि रिएक्शन एडजस्टमेंट्स कर रहा है तो B का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और A का बढ़ेगा। यहाँ रिलेशन RB इज इक्वल टू KB इंटू एक्स प्लस बी कैसे आया? श्रेयस यार ये तुमको नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा ये कितने लोग को नहीं समझ में आया कि RB इज इक्वल टू KB इंटू एक्स प्लस बी कहाँ से आया? और कितने लोग हैं ऐसे? टेल मी। ज्यादा लोग नहीं है, एक दो लोग हैं। अच्छा ये बात तुम लोग को नहीं समझ में आ रही है कि बेसिकली रेट जो होता है रिएक्शन का, मैं फिर से चला जाता हूँ फिर लॉ ऑफ मास एक्शन पे। तो ठीक है श्रेयस जरा ध्यान दो, मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है ए रिवर्सिबल बी, ठीक है। ये ए नॉट है, जीरो है, टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे ये ए नॉट माइनस एक्स है और ये एक्स है। किसी इंस्टेंट टी इज इक्वल टू टी वन पे तुमने मोल्स ऐड कर दिए हैं यहाँ पे एक्स प्लस पी। तो यहाँ इनिशियली आर एफ क्या होगा, के एफ इंटू ए नॉट, आर बी क्या होगा, के बी इंटू जीरो, तो ये जीरो। ये तो तुम समझ ही सकते हो या ये नहीं, ये भी नहीं समझ रहे हो? ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा श्रेयस? तो इस पॉइंट पे कैसे लिखोगे आर एफ, के एफ इंटू ए नॉट माइनस एक्स, आर बी आ जाएगा के बी इंटू एक्स। अब इस पॉइंट पे देखो क्या है, इस पॉइंट पे आर एफ क्या आएगा, के एफ इंटू ए नॉट माइनस एक्स, आर बी क्या आएगा, के बी इंटू एक्स प्लस पी। अब नया टी वन लिख लेते हैं, टी इज इक्वल टू टी टू लिख देते हैं। तो इक्विलिब्रियम ने एडजस्टमेंट्स कर लिए, तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, आर एफ आ जाएगा तुम्हारा के एफ इंटू ए नॉट माइनस एक्स प्लस क्यू, और आर बी आएगा के बी इंटू एक्स प्लस पी माइनस क्यू। तो जिस हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा उस हिसाब से रेट चेंज होगा। ये बहुत मुश्किल चीज तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। इज दैट क्लियर? तो तुम यदि इंस्टेंटली बी के मोल्स ऐड करोगे तो एब्रप्टली रेट बढ़ेगा ना उसका। यदि तुम्हें कंफ्यूजन है तो तुम इसको लिख लो फिर रिटर्न। नहीं, यू कैन राइट दिस, इफ यू आर कंफ्यूज्ड यू कैन राइट दिस। ये पहले लिख लो बिकॉज तभी तो ग्राफ बनाओगे। अरे आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू राइट दिस बिकॉज ग्राफ ड्रॉ करना आसान होगा जब तुम्हारे पास रिलेशंस पहले से हो। ये ग्राफ है, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे हमने बढ़ा दिया था क्योंकि इस पॉइंट पे ऐड किया था हमने मोल्स, ठीक है। और फिर एडजस्टमेंट होता गया तो ये कम होता गया तो ये बढ़ता गया, देखो उसके हिसाब से ग्राफ बनाया। अभी भी क्लियर नहीं है? क्लियर है ना? तो एक और चीज हमने क्या सीख ली कि जब हम मोल्स ऐड करते हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जब हम मोल्स ऐड करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तो क्या होता है बताते हैं। अब ओवरऑल रिएक्शन रेट बढ़ जाता है, मतलब रेट फॉरवर्ड रिएक्शन की भी बढ़ जाती है और बैकवर्ड रिएक्शन की भी बढ़ जाती है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना, तो मतलब ओवरऑल रेट्स बढ़ जाएगा यदि तुम मोल्स ऐड करोगे। इज दैट क्लियर ऑलरेडी? नया रेट जो है वो हर किस्म से बढ़ जाएगा जब तुम मोल्स ऐड करोगे तो अब मोल्स ऐड करने पे नेक्स्ट स्लाइड, अरे यार तुम जाओ पहले इसको समझाने दो मुझे।
ये सबको समझ में आ रहा है कि नया रेट बढ़ जाएगा और क्यों बढ़ेगा? गाइस आर वी क्लियर ऑन दिस? तो अब देखो एक और चीज है, तो अब जब नया टाइम लगेगा सेटअप होने में इक्विलिब्रियम, वो पहले से कम होगा या ज्यादा? एक्चुअली जो इक्विलिब्रियम दूसरी बार सेटअप होने में टाइम लगा है, इस ग्राफ के हिसाब से वो T2 माइनस T1 है, राइट? इस बार जो टाइम लगा है सेटअप होने में वो T2 माइनस T1 है ना, ये टाइम में इक्विलिब्रियम दूसरी बार सेटअप हुआ। तो कैन वी से कि T2 माइनस T1 जो है, ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेटर देन T1, सॉरी इट विल बी लेस देन T1, और मैंने उसके हिसाब से प्लॉट भी किया है। जो दूसरी बार इक्विलिब्रियम सेटअप होने में टाइम लगेगा वो पहले से कम लगेगा। व्हाई? बिकॉज रेट्स हैव इंक्रीज्ड। आर वी गाइस क्लियर ऑन दिस? तो अब देखो कितने तरह के सवाल बन सकते हैं इसके ऊपर। एकदम एडवांस में देखो तो कोई सीमा नहीं है कि क्या क्या पूछ सकते हैं वो। टाइम के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, रेट के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, राइट? तो आई थिंक सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो गई हैं, चमकना चालू हो गई हैं। किसी को चमकने में तकलीफ है? ऐसा कोई है जिसकी बत्ती अभी भी नहीं जल पाई? गाइस किसी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल स्क्रॉल डाउन। क्लियर है? ड्रॉ कर लिया सबने? T1 P is more than X, ओके। देखो यहाँ पे T1 जो तुम बोल रहे हो T1 ग्रेटर देन हो सकता है, तो T1 को तो अपन ग्रेटर ही बता रहे हैं ना। अच्छा T1 छोटा बोलना चाह रहे हो तो ओके ओके। अच्छा एक बात बताओ, भावेश बोल रहा है कि P जब ज्यादा हो, X से बड़ा हो, P जब X से बड़ा हो तो T1 जो है वो ज्यादा भी हो सकता है। डू यू थिंक इट इज ऑलवेज वैलिड? X से ज्यादा भी होगा तो अब यहाँ पे X प्लस P है तो पहले से ज्यादा ही होगा ना रेट। अरे R भी तो पहले से ज्यादा ही होगा। इज दैट क्लियर? और यदि तुम बोल रहे हो कि क्या दूसरा कुछ केस बता रहे थे क्या? A से ज्यादा है X, मतलब X इज ग्रेटर देन 1, A यही बोलना चाह रहे हो ना? अरे तो फिर भी तुम देखो, यदि X ज्यादा भी है A से, तो तुम जो ऐड करोगे तो तुम P जो ऐड करोगे तो ऑब्वियसली कम ही ऐड करोगे ना A से। P जो तुम ऐड करोगे, P ग्रेटर देन A हो सकता है, P ग्रेटर देन A हो सकता है क्या? हो सकता है, कुछ केसेस में पॉसिबल है, हो सकता है। तो उस केस में तो यही होगा, ज्यादा ही रेट होगा। हो सकता है P ग्रेटर देन A, बट उस केस में तो ज्यादा ही रेट आएगा ना। इट्स गुड कि तुम इतना सोच रहे हो, बट P यदि ग्रेटर देन A है तो भी तो रेट ज्यादा ही होगा गाइस। X ग्रेटर देन A नहीं हो सकता। नहीं, ये पूछना क्या चाह रहा है भावेश, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। पूछना क्या चाह रहे हो, कौन से केस में तुम्हें एग्जैक्टली लग रहा है कि रेट कम हो जाएगा, मतलब वो मुझे क्लियरली बताओ। तुम तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बता रहे हो। ओके, और किसी को कंफ्यूजन है? जो नया रेट है वो पहले से ज्यादा हो गया, तुम ऐसे ही समझो कि नया कॉन्सेंट्रेशन पहले से ज्यादा है, और केएफ के भी थोड़ी चेंज हो रहा है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज हो रहा है। तो कुछ भी करो, मोल्स ऐड करोगे तो नया रेट पहले से ज्यादा ही आएगा। इक्विलिब्रिया पर जो रेट आएगा वो तो ऑब्वियसली ज्यादा आएगा ना। न्यू इक्विलिब्रिया जो तुम्हारा सेटअप होगा उस पे तो रेट ज्यादा ही आएगा। इज दैट क्लियर? लिख लिया तुमने? एवरी रिटर्न नॉट? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ठीक है, अब ये भी लिख लीजिए।
डन। फाइन। तो अब देखो ये सारी चीजें तो अपन सीख चुके हैं। आगे और इस तरह के क्वेश्चन क्या निकाल के कंसंट्रेशन करना है? एक और करना चाहोगे? आगे बढ़ जाए बताओ। वो ऐड कर किया था हमने, रिमूव भी कर लें क्या? ठीक है तो रिमूव कर लेते, लेकिन इस बार ग्राफ तुम लोग बनाओगे ना? इस बार ट्राई करोगे? चलो, तो अब किधर ऐड करें और किधर रिमूव करें, बताओ क्या करना है? किस तरफ मोल्स ऐड कर, इस बार कहां से रिमूव करें बताओ? रिएक्टेंट में प्रोडक्ट से रिमूव करें, रिएक्टेंट से रिमूव करें? चलो इस बार रिएक्टेंट से रिमूव कर लेते हैं। a माइनस एक्स माइनस पी, ठीक है। तो अब क्या होगा ये माइनस पी, अब बताओ क्या होगा, रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा? तुमने मोल्स रिएक्शन की तरफ ऐड कर दिया, तो क्या होगा बताओ, रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा? रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे P जो है वो बड़ा होगा Q से, ठीक है। तो ग्राफ बना लेते हैं इस बार। कॉन्सेंट्रेशन टाइम ट्राई करोगे, मैं बता दूं? एवरी ट्राई करोगे या शुड आई हेल्प यू स्ट्रेट अवे? एवरी व्हाट डू यू सजेस्ट? ट्राई करोगे? ठीक है फिर बनाओ। डन, सबका ग्राफ बन गया? एवरीडी सबका बन गया? ओके ठीक है। तो अब जरा देखते हैं, जैसे ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है इट विल डिक्रीज, लेट से ये कुछ ए टाइप ए का ग्राफ होगा और ये बी का हो गया, राइट। हमने क्या किया है, हमने मोल्स निकाल लिए यहाँ से पी, तो अब्रप्टली इस पॉइंट पे कम हो जाएगा। तो अब ये जो एडजस्टमेंट करेगा वो ऑब्वियसली इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा, राइट। एवरीडी ये सबको समझ में आ रहा है? एवरीडी गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड। तो ये नया इक्विलिब्रिया है,
इफ दिस चेंज इज p, तो ये चेंज होगा q, और यहाँ पे यही q होगा। थोड़ा सा ग्राफ सही बना लेना, यहाँ पर p और q का साइज थोड़ा सा लेंथ में डिफरेंस से जा रहा है, ठीक है। ये q इसी तरह का बनाना, इतना ही शिफ्ट करना जितना यहाँ पर किया है, ठीक है। तो ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आसान तो है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? चलो फिर, रेट टाइम बना लिया सबने? एवरीबॉडी ये लिखना है, यू वांट टू राइट दिस? हाँ हाँ, ऑब्वियसली नीचे शिफ्ट करेगा। ये लिखना है सबको? डन। Okay, so guys, let us now talk about rate versus time। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं कि रेट वर्सेस टाइम में क्या होना चाहिए। चलो देखते हैं। See, this is RF and this is RB। चलो यहाँ इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। अब हमने रिएक्टेंट में से निकाला था ना गाइस, हमने रिएक्टेंट में से निकाला था, तो कुछ तो बोलो। तो RF डैश कम हो जाएगा इस पॉइंट पे, और फिर सेटअप होगा इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे RF डैश इज इक्वल टू RB डैश। तो अब मोल निकालने से रेट भी कम हो जाता है, राइट? गाइस क्लियर है? दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम। देखो मैंने इसी पॉइंट पे डिस्टर्ब कर दिया है अब, क्योंकि ये तो डिफाइन किया नहीं है ना कि कौन से पॉइंट पे तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम एग्जैक्टली थोड़ा आगे भी बना सकते हो इसको। जैसे यू कैन आल्सो ड्रॉ इट लाइक दिस। जैसे इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ, तुम बोल सकते हो कि भाई इसी पॉइंट पे डिस्टर्ब थोड़ी किया हमने, मैंने इस पॉइंट पे डिस्टर्ब किया। तो कुछ इस तरह से सेटअप होगा। मैंने इसी पॉइंट पे कर दिया, ये बनाओ, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ठीक है, ये टाइम सेटअप हुआ पहली बार डेल्टा T1 इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए, और ये टाइम से लगा डेल्टा T2। तो इस बार डेल्टा T1 बड़ा होगा या छोटा होगा? डेल्टा T1 छोटा होगा और डेल्टा T2 बड़ा होगा। डेल्टा T1 टाइम है पहली इक्विलिब्रियम को सेटअप करने के लिए, और डेल्टा T2 टाइम है दूसरी इक्विलिब्रियम को सेटअप करने के लिए। ठीक है एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रहा है? ये वाला बनाओ, इसमें एक्चुअली इसी टाइम पे हम डिस्टर्ब कर दिए, तो खैर ये भी चलेगा, बट जरूरी नहीं। देखो टाइम फ्रेम कौन सा, जैसे इक्विलिब्रियम सेटअप हो वैसे ही तुमने डिस्टर्ब कर दिया, और यहाँ पर थोड़ी देर बाद सेटअप किया, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। कल्पेश में क्या डाउट है बताओ? ये समझ में आया? यहाँ पे हमने तुरंत इक्विलिब्रियम सेटअप होते ही डिस्टर्ब कर दिया है, और यहाँ पे थोड़ी टाइम बाद डिस्टर्ब किया है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे डेल्टा T1 क्या है? यहाँ पे डेल्टा T1 है और ये डेल्टा T2 है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप फर्स्ट इक्विलिब्रियम। कोई भी बना सकते हो यार, उसमें क्या। अभी हमने तो एक सेकंड देख लेता हूँ, रुक जाओ। डेल्टा T2 क्या है? टाइम रिक्वायर्ड
for setting up second equilibrium. अब देखो क्या है, डेल्टा T1 इज द टाइम रिक्वायर्ड। एक सेकंड रुक जाओ, हमने डिफाइन क्या किया क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। देखो हमने तो टाइम डिफाइन ही नहीं किया, राइट? हम तो डिफाइन कर ही नहीं रहे ना टाइम। इस क्वेश्चन में हमने तो टाइम डिफाइन किया ही नहीं है कि कब डिस्टर्ब होगा कब रिस्टोर होगा। तो यहाँ तो हम दोनों बना सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यदि हम टाइम डिफाइन कर देते कि इस इंस्टेंट पे डिस्टर्ब हुआ और इस इंस्टेंट पे रिस्टोर हुआ, तो हमें उसके हिसाब से करना पड़ता। किसी को कंफ्यूजन है? अच्छा, ये वाला रेट जो है ना पहले से कम आ गया ना, पहले जो रेट है वो नया है, तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा ना इस बार। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये सबको समझ में आ रहा है कि अब जब रेट कम हो गया तो टाइम ज्यादा लगेगा ना सेटअप होने में। आयुष हैज बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन कि कैसे होगा। तो जब समझने की कोशिश करो, जब रेट कम हो गया तो टाइम ज्यादा लगेगा। ऊपर वाला ग्राफ, अच्छा ऊपर वाला ग्राफ कल्पेश किस चीज की थी बताओ? अच्छा ऊपर वाला क्या रेट टाइम ग्राफ था? ये तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है ना, देखो ना सी लिखा है हमने। क्लियर है एवरीबॉडी? ये ग्राफ याद रख सकते हैं ना? याद करने की जरूरत नहीं है श्रेयस, तुम्हें समझना है ना कॉन्सेप्ट की कैसे लीज टेल प्रिंसिपल में एडजस्टमेंट होता है। ये रटने की चीज थोड़ी है। डू यू थिंक इट इज समथिंग यू कैन लर्न? रट लोगे ऐसा है क्या? तुम्हें तो एनालाइज करना है ना कैसे चल रहा है ये। याद रखने और रटने में फर्क होता है, हाँ हो सकता है याद रखना और रटना अलग अलग हो, इसमें भी बाउंड्री डिफाइन करते हैं। क्या डिफरेंस है याद रखना और रटना में? मैं किसी को याद करता हूँ और मैं किसी को रटता हूँ, डिफरेंस ऐसा हो गया क्या? अरे मजे ले रहा हूँ, टेंशन मत लो। रिटर्न एवरीवन। देखो पढ़ाई के संदर्भ में ना मेरे ख्याल से दोनों चीजें सेम ही है। याद रखिए इस चीज को और इस चीज को रट लीजिए। यदि टीचर बोलता है तो ऑब्वियसली उसका मतलब सेम ही है। पर्सनल लाइफ में अलग हो सकता है। तुम किसी को याद रख कर रहे हो बार बार तो अलग किस्सा है। और तुम रट रहे हो, नॉर्मली लोग भगवान का नाम रटते हैं, मतलब समथिंग विच इज इम्पोज्ड ऑन यू, वो होता है रटना। और जेन्युइन सीन में याद रखना मतलब वो किसी चीज, कोई चीज दिल में बस गई है और उसको भूल ही नहीं पा रहे हैं। तो खैर कॉन्सेप्ट के साथ तो ऐसा नहीं होता है कि पहली नजर में प्यार हो गया और उसको भूल ही नहीं पा रहे। वहां पर वो डिफरेंस हो सकता है, राइट? खैर कैन वी कम बैक टू द टॉपिक ना? ये थ्योरी पे, हाँ ये थ्योरी पे तो ऑब्वियसली मैं भी सोच रहा था कि अब इस थ्योरी से कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है, रिवाइज नहीं करना, हाँ वो ठीक है। कॉन्सेप्ट से प्यार नहीं होता क्या पहली नजर में? ऐसा नहीं होता कि पहली बार देखा और सेट हो गया दिमाग में, भूल ही नहीं रहे तो सपने आते हैं उसके। अब ओके कोई बात नहीं। डेल्टा T2 कैसे बड़ा है डेल्टा T1 से? भावेश का एक सवाल है कि डेल्टा T2 बड़ा कैसे है डेल्टा T1 से, इसका कोई आंसर बताएगा? अच्छा एक बात बताओ, रिएक्शन रेट बढ़ गया है पिछले नेक्स्ट केस में या कम हो गया बताओ? रेट कम होने का मतलब क्या है? गाड़ी तब धीरे चल रही है ना, वेलोसिटी ज्यादा है मतलब अब कम टाइम लेगी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। और वेलोसिटी कम है मतलब ज्यादा टाइम लेगी। तो अब रेट कम हो रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा ना।
आगे बढ़ जाएं? ये लिख लिया तुमने? अच्छा, और किसी को डाउट है? ओके, तो दिस वाज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, और इसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है? इसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा है और हमने एक एक बारीकियों को कवर किया है। खैर इतने डिटेल में तुम्हारे क्वेश्चंस भी नहीं होंगे बुकलेट में, बुकलेट तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन होंगे भी नहीं, ग्राफ आपके ऊपर सवाल नहीं है तुम्हारे बुकलेट में, तो हमने काफी डिटेल किया है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। अच्छा, इसमें मजा आया, चलो अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट से पहली नजर में प्यार हो रहा है तो अच्छी बात है, ये मजा आना चाहिए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। ओके, लेट अस कम बैक टू द टॉपिक नाउ। ओके, अच्छा प्रेशर चेंज करने पे फर्क पड़ेगा? गाइस जरा सोचो, प्रेशर का कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक केस ले लेते हैं वन, जहां पे लिक्विड्स रहते हैं सारे। लेट अस से ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन लिक्विड फेज। All reactants and products are in liquid phase. Okay. सी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, सही बात बोल रहे हो। देखो जैसे तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, ए एक्वस, इक्विलिब्रिया सेटअप हो गया है बी एक्वस के साथ। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? बी अपॉन ए आएगा ना। अब यदि तुम प्रेशर बढ़ा देते हो, जब तुम पी एक्सटर्नल बढ़ाओगे तो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, राइट? क्योंकि लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इसका रीजन क्या है? लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ऐसा तो है नहीं कि पानी में प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है, राइट? और ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, अनचेंज्ड। तो जब कॉन्सेंट्रेशन अनचेंज्ड है तो रिएक्शन कोएफिशिएंट भी चेंज थोड़ी होगा प्रेशर बढ़ाने से, राइट गाइस? सो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर और नॉट? ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, अदरवाइज प्लीज राइट इट डाउन। वो के नीचे क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट है, ठीक है सिद्धेश?
डन रिटर्न एवरीवन, सबने लिख लिया ना? ओके, अब बात कर लेते हैं गैसेस के लिए। जैसे लिक्विड के केस में तो अपन बोल चुके थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। गैसेस के लिए बात कर लेते हैं। गैस के लिए ए केस, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, मतलब जितने मोल्स प्रोडक्ट में उतने ही रिएक्टेंट में भी है। जैसे रिएक्शन है H2 reacts with I2 and forms 2HI, ठीक है? ये रिएक्शन है, H2 रिएक्ट करता है I2 के साथ and it forms 2HI. Guys, this is, let's say, the reaction we are concerned with. ये वो रिएक्शन है H2 plus I2 gives 2HI. अब जरा सोचो ऐसे सिस्टम में जहां पे क्या है, ऐसे सिस्टम में जहां पे तुम्हारे पास है H2, I2 और HI, ठीक है? तुमने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया, when P external is increased, है ना? जब तुमने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तो बताओ क्या होगा? गाइस, जब तुमने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया तो तुम्हें क्या लगता है, वॉल्यूम कम हो जाएगा ना? इसका वॉल्यूम कम होगा ऑब्वियसली। तो अब जब वॉल्यूम कम होगा तो पी इंटरनल भी बढ़ जाएगा, पी इंटरनल इज ऑल्सो इंक्रीज। ये समझ में आया? जब तुमने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया तो पी इंटरनल भी बढ़ जाएगा, मतलब ये एडजस्ट करेगा। तो एट फाइनल स्टेज पे ये होगा कि पी इंटरनल डैश जो है वो पी एक्सटर्नल के बराबर होगा, और ये जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कंप्रेशन चलता जाएगा, राइट गाइस? इज दैट क्लियर? तो अब जब पी इंटरनल डैश बढ़ गया तो पी इंटरनल डैश तो एक्चुअली में यही है ना, पी इंटरनल डैश इज पी एच टू प्लस पी एच आई टू प्लस पी एच आई। तो अब होता क्या है, जब आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस आल्सो इंक्रीज, partial pressure of gases increase in the same proportion और in the same ratio, ऐसा बोल सकते हैं, same manner जैसा भी बोलो। Is that clear? Partial pressure, I'll talk about it, don't worry आदित्य, हमें इसके ऊपर बात करनी है। ये सबने लिख लिया है क्या? एवरीबॉडी ये लिख लिया सबने? ठीक है। तो अब ऐसा बताओ, मान लो हमने नया डबल कर दिया, राइट? हमने नया रिएक्शन रेट डबल कर दिया तो क्या होना चाहिए बताओ गाइस? यदि हमने नया रिएक्शन रेट डबल कर दिया तो तुम्हें नहीं लगता है, मतलब नया रिएक्शन रेट बोल रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर डबल कर, सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर डबल कर दिया तो पार्शियल प्रेशर भी डबल हो जाएगा, ऐसा लगता है? ये लिख लिया है सबने? चलो ठीक है, तो अब जैसा समझने की कोशिश करो, जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर डबल किया तो पार्शियल प्रेशर भी डबल होना चाहिए। श्रेयस, यू हैव रिस्पोंडेड करेक्टली। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? जब हम एक्सटर्नल प्रेशर डबल करते हैं गाइस, ध्यान से सुनो, तो पार्शियल प्रेशर को भी डबल होना चाहिए, ठीक है? तो अब जरा देखो क्या है, क्या होना चाहिए। मान लो H2 प्लस I2, ओके ठीक है, लिख देते हैं। मूविंग बैक टू दी ओरिजिनल स्लाइड, चलो ठीक है, आगे इसके ऊपर।
डन। ओके, तो अब देखो क्या है, H2 plus I2 forms 2HI, H2 और I2 HI बना रहे हैं। अब जैसे P एक्सटर्नल डैश को हमने 2 टाइम्स कर दिया P एक्सटर्नल, मतलब नया जो पार्शियल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है सॉरी, वो पुराने से डबल है। तो अब क्या होगा, PH2 डैश भी 2 टाइम्स PH2 होगा, PI2 डैश भी 2 टाइम्स PI2 होगा, और PHI डैश कैन बी 2 टाइम्स PHI सॉरी। तो अब जरा समझने की कोशिश करो, क्या रिएक्शन कोएफिशिएंट इस बार चेंज होगा? PHI डैश का होल स्क्वायर अपॉन PH2 डैश PI2 डैश, so it will be 4 times PHI square upon 2PH2 into 2 PI2. So you guys can see it is getting cancelled और reaction quotient equilibrium constant के बराबर है, तो कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रिया। ये सबको क्लियर हुआ? इक्विलिब्रिया पे कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, राइट? तो अब जो पहला केस हमने डिफाइन किया है कि गैस के भी केस में ऐसा नहीं है कि प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रिया पे हर बार फर्क पड़ता है। जब डेल्टा एनजी 0 हो तो नो इफेक्ट हमने देखा, राइट? इक्विलिब्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर वी गाइस क्लियर ऑन इट? यदि डेल्टा एनजी 0 है तो इक्विलिब्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? ठीक है, सो राइट इट डाउन। डन। ओके डन। तो अपन दूसरा केस ले लेते हैं, आगे बढ़ सकते हैं ना? ओके, फिर वेट करते हैं फिर। ओके, अब देखते हैं दूसरा केस। देखो, डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू 0, ये एक केस है, राइट गाइस? सी दिस इज अनदर केस, डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू 0। PCl5 dissociates into PCl3 gas plus Cl2 gas, ठीक है, ये एक रिएक्शन है। अब जरा सोचो, यहाँ पे P एक्सटर्नल डैश यदि हम 2 गुना कर देते हैं P एक्सटर्नल के, तो PCl5 जो है
पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl5 को P1 लिख देते हैं, PCl3 का जो पार्शियल प्रेशर है उसको P2 लिख देते हैं, और यहाँ पे PCl2 का जो पार्शियल प्रेशर है इसको P3 लिख देते हैं। तो अब जो P1 डैश होगा वो 2 टाइम्स P1 होगा, P2 डैश जो है वो 2 टाइम्स P2 होगा, और P3 डैश गाइस इट विल बी 2 टाइम्स P3। अब जरा देखो तो रिएक्शन क्वेश्चन में बदलाव आएगा क्या? अब देखो क्या आएगा, P2 dash P3 dash upon P1 dash, so it will be 4 times P2 P3 divided by 2 times P1, so that will be 2 times equilibrium constant, so Q greater than K। समझ में आया? यहाँ फर्क पड़ गया ना गाइस? यहाँ फर्क पड़ा, तो अब रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। कब तक बैकवर्ड शिफ्ट होगा? टिल Q becomes equal to K। ठीक है, तो अब जरा समझने की कोशिश करो कि रिएक्शन उस तरफ जा रहा है जिधर गैस के मोल्स कम है। इज दैट क्लियर? रिएक्शन उस तरफ जा रहा है जिधर गैस के मोल्स कम है। इज दैट क्लियर? ऐसे याद रखो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, मतलब इसको, इस रिजल्ट को तुम याद रखना चाहते हो तो ऐसे याद रखो श्रेयस, कि रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होता है जिधर गैस के मोल्स कम है, राइट? दैट विल बी इजियर टू रिमेंबर। अब इसको याद रखोगे कि रटोगे? ये एक रिजल्ट है जो याद रखना है। ओके फाइन, ठीक है। ओके डन एवरीबॉडी? रिटर्न एवरीवन, किसी को डाउट है तो पूछो। इसमें इसमें किसी को डाउट है कैसे किया हमने? गाइस आर वी क्लियर ऑन दिस? किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलो बताओ, किसी को समझने में दिक्कत है? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके फाइन। सो सी, बेसिकली इसको हम एक रिजल्ट की तरह रखें, इसको यदि हम रिजल्ट की तरह लिखते हैं सपोज, तो ये आता है कि रिएक्शन P कम किया तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, प्रेशर इंक्रीज करने वाली केस हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं भावेश। विल डिस्कस द केस जहां हम प्रेशर कम करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, टेंशन मतलब भी चिल रहो, ठीक है? हम सब केस कंसीडर कर लेंगे। डन? ओके अब कुछ केसेस हैं, लेट अस सी व्हाट आर दोस केसेस। तो अभी हम पहले रिजल्ट देख लेते हैं। द रिएक्शन moves in the direction which has less number of gaseous moles. Is that clear?
Written? Okay. Now let us talk about pressure decrease. देखो हम इस बार बात कर लेते हैं प्रेशर डिक्रीज वाला केस की, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज वाला केस, तो अब देखो प्रेशर डिक्रीज में भी तो डेल्टा एन जी जीरो होने पे तो कोई फर्क यहाँ पे भी नहीं पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है। सी प्रेशर यदि तुमने कम कर दिया तो दोनों सी, यदि पी एक्सटर्नल डैश पी एक्सटर्नल बाई 2 कर दिया, राइट, तो पार्शियल प्रेशर विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड टू द सेम प्रोपोर्शन, यहाँ पे भी वही होगा। ये सबको समझ में आ रहा है। पार्शियल प्रेशर विल आल्सो रिड्यूस by same proportions. Is that clear or not? Okay. यदि डेल्टा एन जी, सपोज डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, या फिर डेल्टा एन जी नॉट जीरो सीधा लिख देते हैं, तो इस बार शिफ्ट किधर मारेगा रिएक्शन, बताओ। इस बार क्या उसी तरफ जाएगा जिधर गैस के मोल्स कम है, तो मुझे लगता है इस बार उल्टा होगा। गाइस व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या लगता है आप लोगों को? जैसे इस बार वही केस ले लेते हैं, PCl5 गैस PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, राइट। अब पार्शियल प्रेशर जो PCl5 का है उसको लिख देते हैं P1, पार्शियल प्रेशर जो PCl3 है उसको लिख देते हैं P2, और जो पार्शियल प्रेशर Cl2 का है उसको लिख देते हैं P3। अब क्या होगा, when P external dash is P external by 2, तो अभी P1 dash P1 by 2 आएगा, P2 dash P2 by 2 आएगा, और P3 dash everybody it will be P3 by 2। कोई दिक्कत है? तो अब रिएक्शन कोशेंट क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा तुम्हारा P2 dash into P1 dash, P2 dash P1 dash अपॉन P2 P3 किसको डिफाइन किया है, PCl2, तो P2 into P3 dash, चलो पहले इसको लिख लो, जगह नहीं है, रिटर्न एवरीवन लिख लो एक बार। हाँ मैं समझ गया आदित्य, both all of you guys are giving the right answer, no issues with that. Done. Okay. तो अब जरा देखो क्या है, रिएक्शन कोशेंट Q जो है, रिएक्शन कोशेंट Q आ जाएगा अपना P3 dash P2 dash upon P1 dash, right? So basically if you have to write, this is P3 by 2, P2 by 2 and P1 by 2. So this is 1 by 4 upon 1 by 2 reaction quotient, और ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। So guys ये क्या आ रहा है बताइए, 2 by 4 आ रहा है, right? So we can put it up like this, reaction quotient is 2 by 4 K, or you can say Q is K by 2। तो अब Q is less than K, तो किधर जाना है, फॉरवर्ड, यानी रिएक्शन इस बार उस तरफ जाएगा जिधर गैस के मोल्स ज्यादा हैं। Is that clear? Everybody, is that clear? डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट किधर है, towards the side which has greater number of moles।
डन एवरीवन? ओके, तो अब अपन छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट, तो क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट, मतलब फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। प्रेडिक्ट द, ओके दिस, क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट। देखो मतलब फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, एच आई डिसोसिएट्स इनटू H2 प्लस I2 अपॉन, यहाँ पे देखो प्रेशर हमने बढ़ा दिया है, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज किया है, ठीक है गाइस, ध्यान देना क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करने के बाद जो चेंज आएगा वो पूछा जा रहा है आपसे। तो पहले का आंसर नो इफेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गाइस आर वी क्लियर ऑन दिस? पहले केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? किसी को डाउट है? ठीक है, N2 plus 3H2 gives 2NH3, इसमें किधर जाएगा? एवरीडी, इसमें फॉरवर्ड जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि इधर गैस के मोल्स कम है, ठीक है। इसमें इसमें किस तरफ जाएगा? इसमें किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि गैस के मोल्स बैकवर्ड यानी प्रोडक्ट के नहीं, रिएक्टेंट में साइड में जाता कम है। सो गाइस आई थिंक वी कैन आंसर दिस। अभी आसान है ना, कर सकते हो ना, बड़ा आसान है ये तो। हाँ पहले वाले में 2HI होगा, ठीक है, बैलेंस नहीं था वो तो। अभी देखो एक चीज और है, देखो मैं, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार रिएक्शन बैलेंस करके देगा, ये आपको ध्यान रखना है। सी गाइस, इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको रिएक्शन बैलेंस करके एग्जाम में देगा। आप यदि बैलेंस नहीं है तो करना होगा, जैसे पहले केस में मैंने HI लिखा था, नहीं लिखा था 2, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है। दूसरे केस में मैंने बैलेंस कर दिया, आपको बैलेंस करके करना है। इट इज पॉसिबल कि रिएक्शन अनबैलेंस लिखा हो, ठीक है। H2O लिक्विड, H2O गैस, ये बताओ किस तरफ जाएगा प्रेशर बढ़ाओगे तो? गैस ये भी बैकवर्ड जाएगा, वेरी गुड, ओके। CaCO3 को हीट करते हैं क्लोज कंटेनर में, CaO प्लस CO2 बनेगा, किधर जाएगा?
क्लियर है ना? आगे बढ़ सकते हैं? तो ये तो आसान है। यू वांट टू राइट दिस? ओके, राइट इट डाउन देन। अनबैलेंस रिएक्शन तो यार बैलेंस कर लो। अनबैलेंस तो बहुत सारे होते हैं ना। जैसे मान लो ये रिएक्शन है, SO2 plus O2 gives SO3। बताओ इधर इसमें किधर जाएगा? ये बैलेंस नहीं है गाइस। इसमें किधर जाएगा? प्रेशर तुमने बढ़ा दिया है, रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। बैलेंस कर लो और क्या, हाफ O2 लिख दो, इधर मोल्स कम है। ठीक है, एवरीबॉडी रिटन गाइस? रिटन नॉट? लिख लिया आपने? ओके अब देखो थोड़ी सी चीजें जो है, मुझे लगता है कि ली चैटर प्रिंसिपल को अप्लाई करना आप तो सीखे हो। कुछ चीजें और भी हैं। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। देखो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एक कोर्स में लगता है कि इनर्ट गैस ऐड करने पे क्या होता है। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इसके दो केसेस अपने को पढ़ने हैं। पहला केस क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब समझ रहे हो? एक डब्बा है जो वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, राइट? यू हैव फिक्स्ड कंटेनर विद फिक्स्ड वॉल्स। ठीक है, यू हैव कंटेनर विथ फिक्स्ड वॉल्स। तुम्हारे पास ऐसा कंटेनर है जिसके वॉल्स फिक्स्ड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास एक रिएक्शन हो रही है, PCl5 डिकम्पोज हो रहा है किसमें? PCl3 गैस में और Cl2 गैस में। इज दैट क्लियर? Guys, you have a reaction in which PCl5 gas is dissociating into PCl3 gas plus Cl2 gas, right? तो इस केस में जब ये आपके पास रिएक्शन हो रही है जिसमें PCl5 गैस डिसोसिएट होकर के PCl3 और Cl2 बना रहा है, राइट? तो उस केस में क्या होगा? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। मान लो तुम्हारे पास तीन गैसेस हैं, PCl5, PCl3, P और Cl2। तो उसने इसमें कोई इनर्ट गैस डाल दिया, नियॉन। तो क्या होगा बताओ एवरीबॉडी? नियॉन तुमने ऐड किया तो क्या होगा? ये नियॉन क्या इनके साथ रिएक्ट करेगा? गाइस, नियॉन क्या इनके साथ रिएक्ट करेगा? नहीं रिएक्ट करेगा। और हम ये भी जानते हैं कि इनके भी पार्शियल प्रेशर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कांस्टेंट हो गए। तो ये कुछ इस तरह का केस नहीं हो गया क्या? जैसे तुम्हारे पास एक गैस कंटेनर है जिसमें गैस ए है, तो पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होगा? गैस ए का प्रेशर। अब तुमने बी ऐड कर दिया तो अब प्रेशर क्या आएगा? ए प्लस बी का प्रेशर। अब तुमने सी ऐड कर दिया तो पार्शियल प्रेशर पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी आ जाएगा। तो अब इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती, राइट? ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तुमने पढ़े रखा है। तो अब इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती। तो जैसे ही तुम नियॉन ऐड करोगे तो नियॉन ऐड करने से टोटल प्रेशर बढ़ेगा, बट पार्शियल प्रेशर इन गैसेस का चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? नियॉन के ऐड करने से पार्शियल प्रेशर कम होंगे, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ श्रेयस। तुमने तो नई कहानी लेके आई। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक गैस है कंटेनर, उसके अंदर गैस ए है, तो टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पी ऐड करने पे पार्शियल प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर पी ए प्लस पीबी हो जाएगा।
सी ऐड करने में पीए प्लस पीबी प्लस पीसी होगा। तो जब हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ते थे तो क्या बी के ऐड करने से ए के पार्शियल प्रेशर में बदलाव हो जाता था? ए का पार्शियल प्रेशर क्या आएगा? पीए इंटू वी इज एन ए इंटू आर टी। तो अब ए का पार्शियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ऑफ और ए के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। बी के ऐड होने से ए का पार्शियल प्रेशर कैसे चेंज होगा यार? जरा सोचो। श्रेयस, तुम ये समझ पा रहे हो? सारे गैस टोटल प्रेशर चेंज होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट पार्शियल प्रेशर, राइट? आई एम टॉकिंग अब टोटल प्रेशर इसलिए चेंज होगा क्योंकि टोटल प्रेशर सिग्मा एन पे डिपेंड करता है और मोल्स बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट? तो टोटल प्रेशर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि मोल्स बढ़ जाएंगे। बट पार्शियल प्रेशर क्यों चेंज होगा गाइस? आर वी क्लियर ऑन दिस? द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस विल रिमेन अनचेंज्ड। मोल फ्रैक्शन भी चेंज होगा, बहुत सही है। मोल फ्रैक्शन भी चेंज होगा क्योंकि मोल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है? टोटल प्रेशर चेंज होगा, पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा, मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे, बट पार्शियल प्रेशर गैसेस का चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? पार्शियल प्रेशर पे तो कन्विंस्ड हो ना सब लोग कि चेंज नहीं होगा? ठीक है, तो इसको लिख लो पहले। भावेश, तुमको कंफ्यूजन है इसके अंदर? भावेश, डू यू हैव एनी डाउट ऑन दिस? तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है? यू मेंशन नो, तुमने ना बोला, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तुम्हें समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? आई विल कम। ओके, ठीक है, फाइन। तो पहले इसको लिख लो। डन? ओके, अब जरा देखते हैं। देखो, हम तो ये समझ चुके हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास ए गैस है, ठीक है? ए गैस का तुम्हारे पास 1 मोल है और वो 1 मोल गैस 1 atm प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है? अब तुमने बी डाल दिया 1 मोल। अब बी का भी 1 atm प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब टोटल प्रेशर हो गया 2 atm, ठीक है? अब पहले क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना चाहें तो मोल फ्रैक्शन जो है 1/1 + 1 हो जाएगा और टोटल प्रेशर 2 atm हो गया। तो तुम्हें नहीं लगता 1/2 × 2 अभी भी 1 ही आ रहा है? तो होता क्या है, टोटल प्रेशर बढ़ जाता है, मोल फ्रैक्शन कम हो जाता है, तो पार्शियल प्रेशर होता है Pt × XA, वो कांस्टेंट रहता है। अभी भी क्लियर है या नहीं है गाइस? आर वी क्लियर ऑन दिस? टोटल प्रेशर बढ़ जाता है, मोल फ्रैक्शन कम हो जाता है, तो इसलिए पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट रहता है। दैट इज हाउ इट इज। राइट इट डाउन, इसको लिख लो फिर। हाँ, तो इनर्ट गैस डालने से कोई इफेक्ट नहीं होगा सलोनी, वेरी गुड। रिटन एवरीवन?
डन। तो अब देखो हमने क्या सीखा, व्हाट हैव वी लर्नड एज ऑफ नाउ। अब हमने ये सीख लिया है कि जैसे अपने पास कोई एक रिएक्शन है इस तरह का, जो कि डिकम्पोज हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, ठीक है, ठीक है रेडी। PCl5 डिकम्पोज हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। तो क्या होता है जरा समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होते। पार्शियल प्रेशर जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। तो इस केस में रिएक्शन कोएफिशिएंट चेंज होगा क्या गाइस? रिएक्शन कोएफिशिएंट चेंज होगा? नहीं होगा। तो जब रिएक्शन कोएफिशिएंट चेंज नहीं होगा, राइट, तो अब हम बोल सकते हैं क्या कि रिएक्शन कोएफिशिएंट चूंकि अब चेंज नहीं हो रहा, तो इसीलिए नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है। डन एवरीवन, रिटर्न। तो आज जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लें एवरीडी। आज जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लें। तो वेट, या ये लिख लीजिए, रुको जरा। ये क्या ज्यादा मीम्स वगैरह देखते हो क्या? मैं भी कोई कई बार देख लेता हूँ। फाइन, सो कमिंग टू द रिवीजन, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। देखो बेसिकली हमने सीखा है कॉन्सेंट्रेशन चेंज वाला। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज के ग्राफ्स हमने सीखे थे, कॉन्सेंट्रेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, राइट। कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होते हैं उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एक चीज ध्यान देना, मोल्स यदि बढ़ाओगे, ठीक है एवरीडी, मोल्स यदि बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो मोल्स बढ़ाने से क्या होता है बताओ एवरीडी। यदि मोल्स बढ़ाओगे तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम पे मोल्स बढ़ जाते हैं, तो ग्राफ ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है हर टर्म्स में, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन का हो या फिर ग्राफ ऊपर जाता है, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन का हो चाहे रेट का हो, राइट। नया रेट ज्यादा होता है, नया कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। अब यदि तुम मोल्स निकालो, रिमूव करो, तो ग्राफ जाता है नीचे, ग्राफ शिफ्ट कर जाता है नीचे, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन हो या रेट हो, ठीक है। ये तो कॉमन बात है। आई थिंक ग्राफ बनाने में तो सब लोग कंफर्टेबल हो गए होंगे अब, राइट। इसमें हमने ये सीखा था एक्सटर्नल चेंज, ये लास्ट क्लास का सीखा हुआ था, बट अभी यहाँ पर हम इसको ग्राफ में बना रहे हैं, इज ग्रेटर देन द काउंटर चेंज। जो एक्सटर्नल चेंज होता है, इट वाज ग्रेटर देन द काउंटर चेंज। क्लियर है?
ओके फाइन। अब इसके आगे हमने क्या किया बताओ? इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज लिखना है, ये लिखना है क्या तुम्हें? आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट गाइस, डू यू वांट टू राइट दिस? या आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन के लिए मैं लिख करवा रहा हूँ ताकि आपको एक बार क्या हो जाए कि याद रहे। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे मूवीज वगैरह देखने जाओ सिनेमा हॉल में तो वहां रिवीजन नहीं कराया जाता है, बट सीरियल्स में रिकैप कराया जाता है। तुमने देखा होगा, पता है, क्योंकि सीरियल ज्यादा बोरिंग होते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा, वो रिवीजन कराते हैं। तो वैसे ही यार अपने मतलब यहाँ भी कराना पड़ता है कि देखो हमने ये पढ़ा, राइट? तो इसलिए रिवीजन कराते हैं। वेब सीरीज बोरिंग? अरे वेब सीरीज में भी रिवीजन कराते हैं। खैर ज्यादा आगे नहीं बढ़ते। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रेशर, राइट? तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमने क्या सीखा था बताओ? लिक्विड पे तो कोई असर नहीं पड़ता, राइट? लिक्विड पे तो कोई असर नहीं पड़ता। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, डेल्टा एन जी जीरो है तो कभी फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। बट यदि डेल्टा एन जी नॉन जीरो है तो किस तरफ जाता है? टुवर्ड्स द साइड which has less number of moles. और यदि प्रेशर कम है तो यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा डेल्टा एन जी जीरो होने पे। और यदि डेल्टा एन जी जीरो नहीं है तो उस तरफ जाएगा टुवर्ड्स द साइड ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, towards the side of greater number of moles. Is that clear? Okay. Written everybody? Everybody done or not? नेक्स्ट स्लाइड तो यार अभी कुछ करना है, मतलब ये तो हमने सीख चुका है ना, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पे हमने सीखा था कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे भी एक केस आएगा जो हमने अभी तक नहीं किया। इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ता है क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करने पे यहाँ कोई फर्क पड़ता है? यहाँ पे नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या है? partial pressure of individual gases remain unchanged. पार्शियल प्रेशर गैसेस के चेंज नहीं होते हैं, टोटल प्रेशर बढ़ जाता है, मोल फ्रैक्शन कम हो जाता है, बट पार्शियल प्रेशर गैस इट रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट इज व्हाई नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अब आपको होमवर्क में बता देता हूँ। होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 21 टू लेट्स से कहां तक लोगे? 34। ठीक है, 21 to 34, exercise 1 from your booklet. Okay, किसी को कोई डाउट है in what we have learned today? Do you guys have any doubt in what we have learned today? कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना चाह रहे हो जो अभी नहीं समझ में आया आज की क्लास में? Okay then, goodbye, we'll meet in the next class. ठीक है, तुम्हारे समर वैकेशन पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, गुड बाय।